सो नेक्स्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस मेथड। क्या दिया रखा है, हमने जो डायमेंशन अभी पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, अब उनका यूज़ करना है। यूज़ क्या है? सो सी, फर्स्ट यूज़ है टू चेक द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दी रखी होगी तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वेशन ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है। दूसरा इसका यूज़ है टू गेट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला। यानी कि 2 या 3 क्वांटिटी का किसी क्वांटिटी के साथ में कोई प्रोपोर्शनल दिया रखा है, ठीक है, तो उनके बीच का हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। यस, तो ये दोनों इसके मेन यूजेज है। और थर्ड वन है टू ऑब्टेन द नंबर रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ द सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। यस, यानी कि अगर हमको एमकेएस से सीजीएस में जाना है या सीजीएस में से एमकेएस में आना है फॉर द सेम क्वांटिटी, लाइक वर्क के लिए, वर्क का एमकेएस से मुझे वर्क का सीजीएस में जाना है, तो वो सब डायमेंशनल मेथड से हो सकता है। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हमारा फर्स्ट टॉपिक, टू चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन में दिया रखा है कि हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस का डायमेंशन निकालेंगे, फिर आरएचएस का डायमेंशन निकालेंगे। अगर डायमेंशन सेम है तो बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं है तो नहीं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। एलएचएस में क्या दिया है, mv²/r, तो लिखा मास वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर। चलो अब देखो, हमें डायमेंशन चाहिए तो हमने इन सबको बॉक्स में रखा। यस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में m का मतलब होता है मास, यूनिट में m का मतलब मीटर होता है। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है तो हमने मास की जगह लिखेंगे केजी की जगह लिखेंगे m1। पता चला? ओके, अभी कौन है, v का मतलब क्या दिया रखा है, स्पीड दिया रखा है। स्पीड का क्या होगा भाई, यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड, यानी क्या होगा L1t-1। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी की जगह पे L1t-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का क्या होगा, रेडियस का मतलब है लेंथ, तो हम लिखेंगे L1। ठीक है, ये देगा m1, L1 की 2 पावर, देख पावर की पावर होगी ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी L2 हो जाएगा। t के साथ भी ऐसे होगा, t⁻⁻1/2, यानी हो जाएगा t की -2 पावर। डिनोमीटर में एक और L1 पड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा m1, L2 तो है, ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, यानी बचेगा 2 - 1 t-2। ठीक है, ये आंसर देगा m1 L1 t-2। ओके, तो LHS में ऐसा कुछ मिल रहा है, बॉक्स में रखते हैं इसको। अब हमें RHS चेक करना है कि राइट हैंड साइड में क्या ऐसा सेम आ रहा है। तो हमने देखा RHS में कौन है, mgh है। चलो, RHS में m का मतलब, फॉर्मूला के अंदर m का मतलब मास होता है, हमने लिखा m1। g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यूनिट के अंदर मीटर का मतलब क्या होगा, L1। सेकंड का मतलब क्या है, t1 होता है, बट उसका स्क्वायर है यानी t2 लिखा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं L1t-2। ये t2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना। चलो, तो हमने g की जगह लिखा L1t-2। h की जगह, h क्या है, हाइट है, हाइट का मतलब क्या, लेंथ, L1 हो जाएगा। मिलेगा क्या, m1 L2 हो जाएगा। देखो बेस से में पावर का एडिशन हो गया t-2। पता चल रहा है? यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास LHS RHS दोनों आ गए। दिस इज LHS विच शोइंग m1 L1 t-2, RHS इज शोइंग डिफरेंट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, हियर LHS is not equal to RHS, hence this equation is dimensionally incorrect। कैसी है, गलत है।
ये इक्वेशन डायमेंशनली सही नहीं है, गलत बताया गया है हमने, ठीक है। चलो ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें एक इक्वेशन दी रखी है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, हमें इसको चेक करना है। तो हम पहले एल एच एस देख लेते हैं। चलो एल एच एस में कौन दिया रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इनका डायमेंशंस लिखते हैं। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं आएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, मास और वेलोसिटी का लिखते हैं, मास वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का क्या हो जाएगा बेटा, अभी पता चल गया m1। वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यानी L1 t-1 का स्क्वायर हो जाएगा m1। L1 की 2 पावर क्या हो जाएगा, L/2, t की -1 की 2 पावर यानी t/-2। ये LHS मिला। चलो अभी RHS देखते हैं। RHS में क्या आ रहा है, mgh, मास, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन एंड हाइट। ओके, इनको बॉक्स में डाल देते हैं। क्या मिलेगा, मास का m1, g यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी L1t-2, ठीक है। हाइट का मतलब क्या होगा, लेंथ यानी L1। ओके चलो m1 एज इट इज़। L की देखो कितनी पावर है, एक 1 और एक 1, कितना हो जाएगा L/2 एंड t/-2। बच्चों क्लियर हुआ। अब देखो ये RHS 122 शो कर रहा है, LHS इज ऑल्सो शोइंग 122। हम लिख लेंगे अभी कि ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली। हियर LHS is equals to RHS, so this equation is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट लिखना ज़रूरी हो, दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, समझे। इसका एक रीज़न है, वो तेरे सामने देख, यहाँ पे 1/2 जो दिख रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला में ये जो कॉन्स्टेंट्स है उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यस, अगर मैं 1/2 की जगह कुछ ना लिखूँ तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आने वाली है, समझे कि नहीं। यस, क्योंकि यहाँ पे 1/2 का कुछ यूज़ हुआ ही नहीं, समझे। सो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया डायमेंशन फॉर्मूला की, कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूएशन पे हम ध्यान दे नहीं सकते। यस, उसी बेसिस पे एक नया क्वेश्चन है, हमको दिया रखा है LHS में काइनेटिक एनर्जी। तो हमने लिखा है LHS में कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसका तो फॉर्मूला हमको पहले से पता है ना, एनर्जी 122 m1 L2 t-2, ठीक है। चलो RHS में आ जाओ। RHS में क्या दिया है तेरे को, 3/2 mv²। क्या दिया है, 3/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यस, उसका डायमेंशन लिखना है। तो देखो 3/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मास का निकलेगा, वेलोसिटी का निकलेगा, ठीक है। यस, mv² का मतलब क्या, ये एनर्जी का ही निकलेगा, ठीक है ना। तो मास का लिखा m1, वेलोसिटी का क्या होगा, L1 t-1 होता है बट उसका भी ऊपर एक स्क्वायर है, तो क्या होगा m1 1 पावर का 2 पावर यानी L2 -1 का 2 पावर यानी t-2, समझे। देख, कभी भी x⁻²�3 हो तो 2 का क्यूब नहीं करना है भाई, समझे। पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 × 3 कितना हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा, समझा। और ऐसे ही सेम अगर दो टर्म दिए x⁻1 और मल्टीप्लिकेशन दिया है x⁻2, तो देख बेस अगर सेम है तो पावर्स का हमको एडिशन कर लेना है, यानी क्या होगा इसका आंसर x⁻1 - 2, समझे बच्चों कि नहीं समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज x⁻2 दिया है और मल्टीप्लिकेशन में x⁻3 है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन यानी x⁻2 + 3 हो जाएगा, यानी x⁻5 बनेगा। पता चला कि नहीं चला। इस केस में कंफ्यूज मत होना, हमने तो एडिशन ही किया है, देख हमने तो एडिशन ही किया है 1+, बट ये 2 ही खुद माइनस निकला, हम क्या करें। क्लियर। यस, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, LHS RHS सेम है,
तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये वाली इक्वेशन कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे LHS में एक ही टर्म है, RHS में 2 टर्म है। यस, इसके लिए एक बेसिक रूल याद रखो। सपोज़ LHS में हमको एनर्जी दिया है तो हमने लिखा सपोज़ 100 जूल एनर्जी है कुछ। अभी देखो RHS में क्या है, हाफ mv²। तो यहाँ पे तो हमको पता चल गया ये भी कुछ होगा x जूल, हाफ mv² मतलब एनर्जी हुआ ना। प्लस अभी देख के पता चल रहा है ये ma तो होता है फोर्स का, फोर्स के लिए होता है ना। तो फोर्स के लिए आता है कुछ x न्यूटन आएगा, समझे कि नहीं? यानी कि देख के पता चल रहा है न्यूटन का जूल के साथ एडिशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम जूल का जूल होता है यहाँ पे तो एडिशन कर सकते थे। यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टर्म का डायमेंशन चेक करेंगे। लाइक इसका चेक किया, इसका चेक किया, इसका चेक किया, ठीक है, डन। अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर बाद में हम देखेंगे कि इन तीनों का सेम आ रहा है तो ही हम बोलेंगे कि हाँ भाई इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो इसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि तीनों का डायमेंशन कितना आ रहा है। उससे पहले एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ मैं कि लाइक हम एडिशन करना हो तो रुपीज़ को ऐड कर सकते हैं, यानी 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ ऐसा किया जा सकता है, तो 15 रुपीज़ मिलेगा। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 5 रुपीज़ प्लस 100 पैसा, तो हमको डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते ना, कन्वर्जन करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस, तो देखो यहाँ पे हम देखने वाला है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। सबसे पहले हमको पता ही है 122 m1l2 t-2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस भाई साहब का हाफ mv² का। तो हमने लिखा हाफ mv², उसका क्या निकल रहा है, हाफ को तो लिख नहीं सकते, डायमेंशन निकल नहीं सकते उसका। मास का क्या होगा, m1। देख बेटा कंफ्यूज मत हो ना, फॉर्मूला में m का मतलब मास होता है। यहाँ पे आएगा l1 t-1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा m1l2 t-2। और अभी देखो ये वाला टर्म ma देखते हैं, उसका क्या मिलेगा m एंड एक्सेलरेशन। m मास का क्या हो जाएगा m1, एक्सेलरेशन का हो जाएगा l1 t-2, क्योंकि यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, l1 t-2। यस, तो इसका आंसर आ जाएगा m1 l1 t-2, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो बेटा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो RHS में 2 टर्म ma एंड हाफ mv² के डायमेंशंस अलग अलग है। सो वी आर नॉट एबल टू ऐड दिस 2 टर्म्स। अगर हम इन दोनों को ऐड ही नहीं कर सकते तो क्वेश्चन ही गलत है, समझे? हैंस इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। सपोज़ आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया कि इसका डायमेंशन सेम है, तब क्या करेंगे? तो ऐसा ही केस हम देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज दिस, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² प्लस mgh ऐसा दिया है। यस, तो हम पहले चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, जो कि हमें पता है m1l2 t-2 होता है 122। फिर हम देखेंगे हाफ mv² का डायमेंशन। देखो बेटा अभी हमको ये पता है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। हाफ mv² का डायमेंशन क्या होगा, हाफ का कुछ नहीं होगा, m का लिखना पड़ेगा, v का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका आंसर भी वही आएगा m1l2 t-2, क्योंकि हमने ये 1000 बार कर लिया, अभी हमको याद रह गया है। और mgh ये तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी 122 ही होने वाला है, समझे कि नहीं समझे? mgh का क्या निकलेगा m1l2 t-2, हमको पता चल गया, ठीक है। यानी देखो इस क्वांटिटी का डायमेंशन और इस क्वांटिटी का डायमेंशन मैच हो रहा है। सो इसका मतलब ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का एडिशन सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट इन दोनों का आंसर जो ये है वो भी सेम क्वांटिटी सेम डायमेंशन आना चाहिए। तो हाँ भाई देखो इसका जो डायमेंशन है mgh का,
और हाफ एम बी स्क्वायर का, वही डायमेंशन के का है। समझे कि नहीं भाई? यस, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, दो सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ऐड अप किया जा सकता है और आंसर भी सिमिलर डायमेंशन ही मिलना चाहिए। यस, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ऐसा एक इक्वेशन दिया है जहाँ पे वी हमारे पास स्पीड है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें पता लगाना है ए बी सी के डायमेंशंस। यस, तो देखो अभी इक्वेशन दिया है तो सही ही होगा इक्वेशन, इसको चेक नहीं करने को बोला है, इसका मतलब इक्वेशन सही होगा। ठीक है, इसमें चेक करने को बोला नहीं है, हमें बोला है डायमेंशंस ए बी सी के निकालो। अब देख, सिंपल लॉजिक है कि देख LHS का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस टर्म का होना चाहिए और वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होना चाहिए। बच्चों पता चला? यस, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस AT का होना चाहिए। समझे? यस, तो अभी देखो ए का डायमेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या मिलेगा? V/T। यस, क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन? L1T-1। टाइम का क्या होगा? T1। ये T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 देगा L1T-2। बच्चों पता चला? यस, तो ये मिला मुझे ए कांस्टेंट का आंसर। अब हमको बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब देख, बहुत बारीकाई से देख, शांति से, कि देख यहाँ पे दो क्वांटिटी का एडिशन किया हुआ है। अभी देखो कोई भी दो क्वांटिटी का एडिशन तभी किया जा सकता है जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो हम मान के चलेंगे कि टी का जो डायमेंशन है वो ही डायमेंशन सी का है। ओके, सी का डायमेंशन पता नहीं तो टी का हम निकाल सकते हैं जो कि है T1। तो हम बोल देंगे भाई कि सी का डायमेंशन ही T1 है। क्लियर? अब देख बेटा, हम अब बच गया बी। अब देख, हम किसी दो क्वांटिटी का डिवीज़न तभी कर सकते हैं जब उनका यहाँ पे डायमेंशन सेम हो। कैसा हो? सेम हो। नाउ सी, अभी हमको बी का डायमेंशन निकालना है। इजी है, सिर्फ ध्यान रख शांति से कि देख बी का डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देख ये टर्म यूज़ करेंगे कि जो वी का डायमेंशन है वो इस पूरे ग्रुप का डायमेंशन होगा। हाँ सही है, तो मैं वो लिख रहा हूँ, जो वी का डायमेंशन होगा वो ही यहाँ पे बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी का डायमेंशन होने वाला है। यानी टी प्लस सी को अलग से लिखते हैं, टी का डायमेंशन प्लस सी का डायमेंशन होने वाला है। क्लियर? अब देख बेटा, ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है और MCQ ही है, ये डेरिवेशन नहीं आ सकता कि पूरा सॉल्व करके दिखाओ, ऐसा नहीं आएगा। अब देख, हमको बी का डायमेंशन चाहिए इस बी का। अब बी के डिनोमिनेटर वो कौन है? टाइम। ये भी टाइम का डायमेंशन, ये भी टाइम का डायमेंशन, तो एडिशन करके T2 मत कर देना, वो T ही रहेगा। समझे? कहीं पे भी ऐसा है 1 kg + 1 kg, तो वो 2 kg होता है, 2 kg स्क्वायर नहीं हो जाता, यूनिट तो वही ही रहेगा। समझे? तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि बी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? वी का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन। क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का मिलकर टाइम का ही डायमेंशन बन रहा है भाई। समझे ना? चल अब देख, तो वी का डायमेंशन मिलेगा तेरे को L1T-1, टी का डायमेंशन मिलेगा T1। ठीक है, तो ये देगा तेरे को L1T-1 1 0 हो गया भाई, T⁻0 1 हो जाएगा, यानी बचेगा कौन? L1। बी का डायमेंशन मिला L1। पता चला कि नहीं चला? क्लियर? सेकंड यूज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़, यानी कि यहाँ पे हमको फॉर्मूला जनरेट करना है। हमको क्वेश्चन में दिया होगा 2 या 3 क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट है, यानी टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ हमको प्रोवाइडेड है। तो हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, यानी ये वो फॉर्मूला जनरेट करके लाना है। ठीक है, तो ये से क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे विथ
टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g। नाउ देखो बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ऐसा भी हो सकता है t प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर हो सके, या फिर g⁻1 हो सकते डिवाइड में। यस, तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे कहीं बोला नहीं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो हमें पावर्स के बारे में पता नहीं है, तो हम यहाँ पे पावर्स लिख देते हैं x, y एंड z। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और लिखेंगे कुछ कांस्टेंट से इट एज k, l⁻x, m⁻y, g⁻z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे इस k को हम बोलेंगे कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। k क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ऑल्सो नोन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यस, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम डायमेंशंस पुट अप करेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशन हम लिखेंगे, k इज़ डायमेंशनलेस तो उसका कुछ नहीं लिखने वाला है। अब बच रहा है l, तो लेंथ का हम लिखेंगे x पावर, मास का हम लिखेंगे y पावर और g का हम लिखेंगे z पावर। यस, अब हम डायमेंशंस की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम पीरियड मीन्स टाइम की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे m0 l0 t1। ठीक है, चलो RHS में आ जाओ। लेंथ, लेंथ का क्या होता है? L1 ही तो होता है, L1 हो जाएगा उसका x पावर। ठीक है, मास का क्या हो जाएगा? m1 उसका y पावर। g, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या होगा? L1 t2, यानी L1 t-2 हो जाएगा, समझे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1 t-2 का स्क्वायर। चलो, अब ये जो डायमेंशंस मिल रहे हैं, RHS को हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। LHS है m0 l0 t1 इक्वल टू L की 1 पावर भी है, x पावर भी है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x हो जाएगा। m का देखो पावर का भी पावर है, तो 1 इंटू वाई, यानी y हो जाएगा। यहाँ पे देखो l⁻² क्या, 1 का 2 पावर, यानी l⁻² हो जाएगा। और t⁻, यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे z लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना वो z है, तो हम लिखेंगे l⁻z पावर। और यहाँ पे क्या है? t⁻−2 z पावर। ठीक है, z में कन्फ्यूज मत होना, या फिर हम यहाँ पे ABC कांस्टेंट भी ले सकते हैं। यस, सो RHS में देखते हैं, जो m का टर्म है वो तो अकेला है, m⁻y, एंड जो l का टर्म है, l के 2 टर्म्स है, बेस सेम है, ये इसका, तो हम पावर का एडिशन कर सकते हैं x प्लस z, l⁻x प्लस z, और टाइम का एक ही टर्म है t⁻−2z। ठीक है, LHS में कौन है? m0 l0 t1। यस, अब देखो हम क्या करेंगे, जो मास है तो उसका पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हमको मिल जाएगा कि y मेरा यहाँ पे 0 दिख रहा है। y कितना हो गया? m की पावर तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, तो 0 हो गया y मेरा। अब देखो l जो है, यहाँ पे भी l है, l की कितनी पावर है? 0। यहाँ पे कितनी पावर है? x प्लस z, तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू x प्लस z। यस, तो इससे हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू -z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइम के बारे में देखते हैं। टाइम की कितनी पावर है? -2z इक्वल टू, सामने कितनी पावर है? 1, तो हमने लिखा 1, तो इससे मिल जाएगा हमको z इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, z की वैल्यू निकल गई हमें -1/2।
ओके, जो z की वैल्यू निकली वो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस, और z की वैल्यू है -1/2, तो ये मिल जाएगा +1/2। x हमें मिला +1/2। ओके, तो इससे हमको x, y, z तीनों की वैल्यूज़ मिल गई है। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन नंबर 1। चलो, क्या था, t इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू LX my gz। पहले लिख लेते हैं LX my gz। अब देखो बेटा, हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, k को एज इट इज रहा, l/x कितना था, जो कि था 1/2, m/y कितना था, वो 0 आया था, g/z कितना था, जो कि था -1/2, और y 0 यहाँ पे। ओके, तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। k कांस्टेंट को रहने दिया, l/12 यानी कि ऐसे रहने देते हैं, m/0 यानी क्या हो जाएगा, वो तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो उसको 1 लिख लिया। अब g⁻⁻1/2 ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मिल गया g⁻1/2। यस, ठीक है। ये क्या देगा, k ऊपर किसी का भी हाफ पावर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं √l। x का हाफ पावर होगा तो हम उसको लिख सकते हैं √x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √l डिवाइडेड बाय g का भी सेम सिनेरियो, √g लिखेंगे। यस, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है, t इज इक्वल्स टू k √l/g। ओके, सो हमें इस मेथड से आंसर ये वाला ही मिल रहा है, जो कि एक्चुअल जो आंसर है, एक्चुअल आंसर इसका आ रहा है t इज इक्वल्स टू 2π√l/g, जो आप आगे के केस में पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स में आपको आएगा पढ़ने में इसका डेरिवेशन भी। तो एक्चुअल आंसर इज दिस वन। तो इस पे से पता चलता है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है उसमें एक प्रॉब्लम कांस्टेंट का है कि हम यहाँ पे जो कांस्टेंट किए था ना उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एग्जाम में हम यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको पता हो कि कितना वैल्यू है तो आप ये लिख सकते हो एक्चुअल आंसर भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया रखा है कि स्पीड जो है इन तीनों क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। ओके, और हमको डायरेक्टली इक्वल टू वाला दे दिया है, इक्वल्स टू करके, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह हमें पुटअप करने का ज़रूरत नहीं है। और हमको बोला है कि लैम्बडा वेवलेंथ है, जी एक्सेलरेशन है, रो डेंसिटी है, वी स्पीड है। सो फाइंड ए, बी एंड सी। चलो, तो ए बी सी निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम डायमेंशंस पुटअप करेंगे। ओके, स्पीड का डायमेंशन क्या रहेगा, L1 t-1 होता क्या है, मीटर पर सेकंड ना, स्पीड का क्या रहता है, मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा L1/t1, तो ये t1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा L1 t-1। ठीक है, चलो अभी क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा जो है वेवलेंथ, आप इसको जानते नहीं होंगे, बट वेवलेंथ का मतलब भी लेंथ की बात ही चल रही है, हमें तो सिर्फ डायमेंशन चाहिए। तो लेंथ का क्या रहेगा, L1, उसका कितना पावर है, a पावर है, इंटू जी एक्सेलरेशन हमने अभी देखा L1 t-2, उसका कितना पावर है, b पावर है। डन। अब देखो रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। रो होता है मास पर वॉल्यूम, मास का होगा kg/m³ होता है ना। kg का क्या होगा m1, इसका होगा L3 पर, ऊपर आके L-3 हो जाएगा। ठीक है, चलो m1 L-3 का c पावर। बेटा डायमेंशन ना आते हो तो फर्स्ट लेक्चर देख लो। नाउ
देखो बेटा LHS में यहाँ पे m का कोई पावर नहीं है तो हम m0 लिख लेते हैं, तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। m0 L1 t माइनस 1 इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे l की 1 पावर की भी a पावर है, तो क्या करेंगे l1 इंटू a, यानी a हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो l1 b है, तो क्या लिखेंगे l b, l t माइनस 2b हो जाएगा, कितना होगा। अभी देखो यहाँ पे m1 c है, तो क्या लिखेंगे m c, l माइनस 3 इंटू सी है, तो बेटा क्या होगा l माइनस 3 c, यानी क्या होता है पावर कोई भी पावर तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है ऐसे, तो हम लिखेंगे l माइनस 3c। ठीक है, अब देखो m का टर्म कहाँ है, ये रहा m c, l के टर्म पकड़ो तो l के टर्म 1 2 और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हमने लिखा l। अब देख सबका बेस है, मैं तो पावर का एडिशन कर दे, a प्लस बी माइनस 3c हो गया। अब बचा कौन t तो एक ही टर्म है -2b, LHS में कौन है m0 L1 t माइनस 1। ठीक है बच्चों, तब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे कि देखो ये m बेस है में, तो उनकी पावर इक्वल टू में सेम रहनी चाहिए। यस, तो क्या होगा c का कितना हो गया 0, c की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल गई 0। कैसे, बेस सेम है भाई और इक्वल टू है, तो उसकी पावर भी सेम रहनी चाहिए। 2b का देखते हैं, -2b कितना होगा -1 के जितना, t की पावर कंपेयर कर कितना होगा -2b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू कितना होगा -1, माइनस माइनस कैंसल्ड, b रहेगा 1/2। ठीक है, ओके। नाउ l को कंपेयर करो, l की जो पावर है यहाँ पे l की पावर के साथ मेल खानी चाहिए, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस 3c पावर है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, चलो वी हैव द c की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 1/2, a प्लस बी कितना है 1/2 माइनस 3 कितना है, c कितना है 0, ये देगा हमको a प्लस 1/2, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा e इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, सो आंसर बिकम्स 1/2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमें क्वेश्चन में सिर्फ a b c की वैल्यू मांगी थी, तो हमने ला के छोड़ दिया। आगे के क्वेश्चन की तरह पूरा अगर फॉर्मूला मांगा होता तो हम फॉर्मूला के अंदर a b c की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। नाउ द यूज 3, वी वॉन्ट टू गेट अ नंबर रिलेशन, यानी कि सपोज हमको दिया रखा है वर्क, तो उसका जो MKS यूनिट होगा जूल और CGS यूनिट होगा अर्ग, उनके बीच में क्या रिलेशन है ऐसा निकालना है। ठीक है, यूनिट तो सेम ही रहेगा वर्क का ही, बट दो अलग अलग सिस्टम में उनके यूनिट के बीच का नंबर रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया रखा है, व्हाट इज नंबर रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वर्क डन का हमको बेसिक यहाँ पे दिया रखा है, ये क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो तुमको याद रखना है, MKS के लिए जूल होता है, CGS के लिए अर्ग होता है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, जो कि है 122 122 है ना, m1l2 t-2 ऐसा होगा। ठीक है, चलो अब देख बेटा, हम MKS और CGS को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमने पहले लिखा है यहाँ पे MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS में 1 kg जो होता है वो यहाँ पे CGS में 1000 ग्राम हो जाता है, तो हम उसको लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। ठीक है, यस। MKS में 1 मीटर जो होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो हम उसको लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर। और MKS में 1 सेकंड जो होता है वो यहाँ पे 1 सेकंड ही रहता है, उसका कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो हमने पहले कन्वर्जन ऐसे देख लिया MKS टू CGS। ठीक है, अब देख बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें यूनिट्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, हमें तो डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए भाई, डायमेंशन के हिसाब से काम करना है। सो हम अभी इसको यूज़ करके डायमेंशन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि लाइक MKS जो है उसमें 1m जो होगा वो यहाँ पे
10⁻³ m हो जाएगा। यस, MKS में 1 मीटर यानी L जो होगा वो यहाँ पे 10⁻²L हो जाएगा। यस, यहाँ पे जो टाइम होगा, जो T होगा, वो यहाँ पे T ही रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। यस, तो अभी हम फिर से वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं अभी तो, m1 L2 T-2। ठीक है। अब देख बेटा, हम इसमें MLT की जगह ये वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर CGS में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, सो m की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻³ m, उसकी पावर रहने देना एज इट इज़। L की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻²L, उसका 2 पावर जो है वो रहने दो। T की जगह क्या लिखेंगे, T ही रहेगा वो तो, उसकी -2 पावर एज इट इज़। ये क्या देगा, 10⁻³ की 1 पावर, यानी नॉर्मली 10⁻³ ही रहेगा और m⁻1 रहेगा। यहाँ पे 10⁻² का 2 पावर यानी 10⁻²⁴ 4 रहेगा, और L का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, L⁻2 हो जाएगा। यस, अब देखो यहाँ पे T⁻2 कितना दिया रखा है, -2। डन। सो ये क्या मिल रहा है, नंबर्स को साइड में ले लो, बेस से में तो 10 क्या होगा, 3 + 4 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, m⁻1 L2 T-2। ठीक है। यस और नो। हाँ, तो यहाँ पे देखो आंसर मिल गया हमको, 4 + 3 कितना हो गया, 7 m1 L2 T-2। ठीक है। सो यहाँ पे हमने वर्क डन का जो लिखा था यूनिट्स, वो था MKS में, और हमको कन्वर्ट हो गया 10⁷ CGS में। समझे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं MKS यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 10⁷ टाइम्स यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क। पता चल रहा है बच्चों, MKS यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल 10⁷ टाइम्स CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज MKS यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ जूल, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ टाइम्स ऑफ व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क, इट इज़ ERG, ERG। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम क्वांटिटी के 2 अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स के साथ में नंबर रिलेशन निकाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड का है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। यस, न्यूटन एंड डाइन बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज इन यूनिट ऑफ MKS, डाइन इज इन यूनिट ऑफ CGS। सो हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे, F इज इक्वल्स टू m1 L1 T-2। यस, अब हम क्या करेंगे, फिर से जो आगे किया उसी तरह से कि लाइक MKS सिस्टम में और CGS सिस्टम में यूनिट्स का क्या मेल जोल है। यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 10⁻³ ग्राम होगा, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर होगा, यहाँ का 1 सेकंड, वहाँ पे 1 सेकंड ही रहेगा। ये बॉक्स जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये तो सेम ही रहेगा MKS से CGS में, कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो 1 kg है उसको हम लिखते हैं m, उसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ m में। 1 मीटर है यानी कि L, उसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻² L में। 1 सेकंड यानी T को कन्वर्ट करेंगे T में, यानी उसका टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, जो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला था उसी को आगे की तरह यूज़ करेंगे, m1 L1 T-2। अब हम यहाँ पे m की जगह 10⁻³ m, L की जगह 10⁻²L और T की जगह T रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 10⁻³ m⁻1। L की जगह लिखेंगे 10⁻² L⁻, इसकी पावर 1 है, और T का तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 10⁻³ 1 यानी
3 वन ज़ा 3, m⁻1 यानी 1, यहाँ पे देखो 10⁻2⁻1 यानी 2 वन ज़ा 2 एंड l⁻1, इसका कोई टेंशन नहीं, t⁻−2। अब देखो बेटा, जो हमारी पावर वाली टर्म्स है उनको बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा 10⁻3 + 2 5 हो जाएगा। बचेगा कौन, m1 l1 t-2। बच्चों पता चला कि नहीं चला? यस, ये कौन है, ये भी तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स ही है ना। तो हमको क्या पता चला, mks यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम्स cgs यूनिट ऑफ फोर्स। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे mks यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम्स 1 लाख गुना है cgs यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, नाउ सी, हमको पता है mks यूनिट ऑफ फोर्स कितना है, 1 न्यूटन, जो कि बनेगा 10⁵ टाइम्स ऑफ cgs यूनिट ऑफ फोर्स कितना है, डाइन, dyne। सो हमारा ये आंसर निकल गया।